नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीच। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कुछ युवाओं को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि युवक को फिजिकल मेडिकल पास करने के बाद भी फौज की नौकरी नहीं मिली। उन्होंने अपनी अग्निवीर योजना खत्म करने की बात को एक बार फिर दोहराया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जिन बच्चों के बारे में जानकारी दी और हमारे साथ मंच पे आदरणीय उदय प्रताप जी से लेकर के समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता लोग उपस्थित हैं। आज जिन बच्चों को हम लोग सम्मानित कर रहे हैं, सबसे पहले मैं बलिया का नौजवान मनीष शंकर यादव, और मैं इसको इसलिए सम्मानित कर रहा हूं क्योंकि ये नौजवान अगर कंफ्यूज ना होता तो ये स्टेज पे होता अपना दरखास्त लेकर के। जब ये मैंने पब्लिक मीटिंग में देखा इसको कि ये खड़ा होकर के बार बार कागज दिखा रहा है मुझे एप्लीकेशन, और जैसे ही दूसरे पल मैंने देखा कि ये दौड़ता हुआ चला आ रहा है, पता नहीं इसके मन में क्या था कि ये स्टेज पे आकर के देना चाहता था या वहीं से फेंक करके देना चाहता था। अगर ये कंफ्यूज नहीं होता तो हमारे सिक्योरिटी वाले भी इसको नहीं पकड़ पाते, ये सीधा स्टेज पर मुझे दरखास्त देने पहुंच जाता। मैं इस नौजवान को इसलिए सम्मानित कर रहा हूं, ये नौजवान वो है जो अग्निवीर की फिजिकल टेस्ट और मेडिकल कर चुका है, लेकिन इसको नौकरी फौज की नहीं मिली है। मैं इस नौजवान के सहारे आज के दिन में ये तमाम नौजवानों को जो पुलिस भर्ती में समय समय पर जाना चाहते हैं या फौज की भर्ती में, उन्हें कहना चाहता हूं कि 15 अगस्त के दिन समाजवादी पार्टी इस बात को कहती है, दोहराती है कि जब कभी हम लोग सत्ता में आएंगे, अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म की जाएगी। और कभी कभी ये सोचते हैं कि अग्निवीर व्यवस्था कौन लेके आ रहा है, वित्त विभाग लेके आ रहा है या डिफेंस का अपना फैसला है। अगर वित्त विभाग ये फैसला ले रहा है तो इससे बड़े दुर्भाग्य की बात कोई नहीं हो सकती है कि पैसे बचाने के लिए आप अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू कर रहे हो। और अगर डिफेंस ऐसा ला रहा हो फैसला, अग्निवीर जैसी आधी अधूरी नौकरी, तो हमें सोचना पड़ेगा कि आज 15 अगस्त के दिन जब हम लोगों ने अखबार उठा करके देखा होगा तो हमारी फौज का एक बहुत बड़ा ऑफिसर जो शहीद हुआ है, और इधर घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं फौज में, और खासकर सीमा पर बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही। इसलिए हम लोगों को 15 अगस्त के दिन ये भी सोचना है कि हमारी सीमाएं कैसे सुरक्षित हों। जो पड़ोसी देश है उसके साथ क्या हुआ उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं। हमारे मुख्यमंत्री तो इतना रफ्तार से भाग रहे हैं कि उन्हें शायद ये पता है कि दिल्ली से खबर आई है, कूदना चाहिए, उछल के आगे आना चाहिए। वो मुख्यमंत्री होते हुए थे विदेश नीति पे अपने भाषण दे रहे हैं। इसलिए मैं इस नौजवान को बहुत बधाई देना चाहता हूं। आगे भविष्य में ऐसा मत करना, सरकार बनवाइए और हम लोग आपको नौकरी भी उपलब्ध कराएंगे या रोजगार उपलब्ध कराएंगे। बहुत बधाई। अभी ठीक है, तो क्या फिजिकल कर लिया था? नहीं, फिजिकल और मेडिकल दोनों। बताइए आपने वो देखा होगा जब हमारे सिक्योरिटी वाले ने पकड़ा था, उसे इनाम बाद में। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर हुए कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 5वीं पंक्ति में बैठाने पर विवाद हो गया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर विपक्ष के नेता को उचित सम्मान नहीं देने का आरोप लगाया। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए लिखा कि मोदी जी, अब समय आ गया है कि आप 4 जून के बाद की नई वास्तविकता को समझें। जिस अहंकार के साथ आपने स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को आखिरी पंक्तियों में धकेल दिया, उससे पता चलता है कि आपने कोई सबक नहीं लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराया और लगातार 11वीं बार देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से देश एक कम्युनल सिविल कोड में जी रहा है। अब समय आ चुका है कि देश को एक सेक्युलर सिविल कोड दिया जाए। उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की वकालत की। वरिष्ठ वकील और
राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल से भी पीएम मोदी के बयान पर उनकी राय ली गई। इस पर सिब्बल ने किसी भी तरह के कमेंट से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि मैं स्वतंत्रता दिवस के दिन इस तरह के बयानों पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। प्रधानमंत्री जी ने कल 15 अगस्त को लाल किले में भाषण दिया और उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की। अच्छा है, उन्होंने ऐसी बात की, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा प्रावधान नहीं रखा कि किस बारे में वो बात कर रहे थे, कौन सा कानून, किस किस्म का कानून, उनकी धाराएं क्या होंगी, उस बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन दुख की बात यह है कि अगर आप हिंदुस्तान के इतिहास में कई प्रधानमंत्री हुए, उनके भाषणों के बारे में अगर बारीकी से देखोगे, मैं समझता हूं कि कोई भी प्रधानमंत्री मोदी जी से पहले किसी ने ऐसे विवादित भाषण नहीं दिए होंगे जितने भाषण प्रधानमंत्री जी जिस किस्म के देते हैं। आपको याद होगा, थोड़े बरसों पहले बात है, कब्रिस्तान, शमशान घाट, बिजली का खर्चा, लव जिहाद, पिंक रेवोल्यूशन, घुसपैठिए। अभी उनके जो चीफ मिनिस्टर है असम में, वो कहते हैं कि फ्लड जिहाद, लव जिहाद के बाद फ्लड जिहाद, और ऐसी यूनिवर्सिटी पे आरोप लगाना जो हिंदुस्तान की टॉप 200 यूनिवर्सिटीज में से हैं, और बात करते हैं कि हिंदुओं की सुरक्षा की। अच्छी बात है, हम सब चाहते हैं कि हर नागरिक की सुरक्षा हो, लेकिन उन्हीं के जो मुख्यमंत्री हैं असम में, वो हमारे हिंदू भाई जो हैं, जो इस तरफ आना चाहते हैं क्योंकि उनके हालात। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी मां माटी मानुष को भूल गई हैं और अब उन्होंने भगवान राम को गाली देना शुरू कर दिया है। कोलकाता में हाल ही में हुई घटना निर्भया जैसी ही क्रूर घटना है। कल हमें बंगाल में एक सिर विहीन शव भी मिला। भगवान राम शांति और सद्भाव के प्रतीक हैं। वे बंगाल में अन्याय को समाप्त करेंगे। जी कहती है माँ, मानुष और माटी बंगाल, लेकिन ममता बनर्जी सत्ता के मद में इतनी चूड़ हो गई है, माँ माटी मानुष को तो भूल ही गई, अब भगवान श्री राम को भी गाली देना शुरू कर दी। आज बंगाल में डॉक्टर बेटी के रूप में निर्भया की फिर से उसके साथ जो दुर्दांत अपराधियों ने सत्ता के संरक्षण में बलात्कार किया, निर्भया के भी याद को भी कम कर दे रहा है। साथ ही साथ अभी खबर आई है, एक युवक का सर भी कटा मिला है। ममता दीदी, राम शांति और सद्भाव के प्रतीक हैं, तो वहीं अन्याय रूपी रावण, त्रिजटा, ताड़का, सुपनेखा का भी नाश किया है। इसलिए अब बंगाल में अन्याय रूपी रावण, ताड़का, सुपनेखा का वध होना तय है। राम सद्भाव के प्रतीक हैं। आप माँ माटी और मानुष भूल चुकी है। ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया ये नहीं कह रही हैं कौन है। बंगाल में एक खड़का भी इधर से उधर होता है तो बिना ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के इजाजत का नहीं होता। वहां अगर गुंडागर्दी भी होती तो अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के बगैर नहीं होता। ये सरगना है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलवान विनेश फोगाट की पेरिस ओलंपिक में
उनकी शानदार प्रदर्शन और फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनने के लिए प्रशंसा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी में अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर हाल ही में संपन्न पेरिस ओलंपिक के भारतीय एथलीटों और पदक विजेताओं से मुलाकात की और उन्हें बधाई दी। पेरिस ओलंपिक से भारतीय दल के साथ बातचीत करते हुए पीएम मोदी ने विनेश की उपलब्धि का उल्लेख किया और कहा कि विनेश कुश्ती में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी, जो हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है। चुनाव आयोग शुक्रवार को देश में होने वाले विधानसभा चुनाव कार्यक्रमों का ऐलान करने वाला है। दोपहर 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया जाएगा कि किन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो जाएगा। इसकी वजह यह है कि हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर को खत्म हो रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर तक चुनाव करवाए जाएं। आर्टिकल 370 हटने के बाद से ही यहां पर चुनाव नहीं हुए हैं। चुनाव आयोग की भी जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव 30 नवंबर से पहले कराने की योजना है। चुनाव आयोग ने चुनाव संबंधित तैयारियों का जायजा लेने के लिए हाल में जम्मू कश्मीर का भी दौरा किया था। ईरानी हैकरों द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव अभियान में घुसपैठ करने के संदिग्ध प्रयासों ने नवंबर चुनाव को बाधित करने के लिए किसी विदेशी अभिनेता द्वारा किए गए पहले बड़े प्रयास की संघीय जांच को व्यापक बना दिया है। जांचकर्ताओं का मानना है कि ईरान से जुड़े हमलावर रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के अभियान को हैक करने में सफल रहे और आंतरिक दस्तावेजों तक पहुंच प्राप्त हुई। एक अमेरिकी कानून प्रवर्तन अधिकारी के अनुसार, जिन्होंने नाम न बताने की शर्त पर इस मामले पर चर्चा की, घुसपैठियों ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और राष्ट्रपति जो बिडेन के अभियान से बाहर होने से पहले उनके अभियानों में सेंध लगाने की भी कोशिश की, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि डेमोक्रेट्स पर हैकिंग का प्रयास सफल हुआ या नहीं, अधिकारी ने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने आज 16 अगस्त को सुबह 9:17 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि SSLV की तीसरी डेवलपमेंट फ्लाइट को लॉन्च कर दिया। SSLV D3 EOS-08 मिशन के भाग के रूप में इसरो अपने छोटे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का प्रशिक्षण करेगा और नवीनतम पृथ्वी ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को ऑर्बिट में स्थापित करेगा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि मनु भाकर ने हमें बहुत बड़ा सम्मान दिया है, दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। आज मनु को लेकर देश की जनता गर्व महसूस करती है। मैं मनु भाकर और उनके माता पिता का अभिनंदन करना चाहता हूँ। मनु भाकर जी ने हमें बहुत बड़ा सम्मान दिया है, दुनिया में हिंदुस्तान का नाम, भारत का नाम रोशन किया है। इसलिए मुझे लगता है आज मनु जी को लेकर देश का जनता गर्व महसूस करती है और हमारे देश के आदर्शवादी नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खेल को प्रोत्साहित करने के लिए, खेल को बढ़ावा देने के लिए जो भी अलग अलग कार्यक्रम रचना की गई है, मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम के द्वारा देश में खेल का माहौल बन चुका है। तो आज मैं विशेष रूप से मनु जी को इसलिए विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं, अभिनंदन देना चाहता हूं और माता पिताओं को भी, क्योंकि 10 मीटर्स जो पिस्तौल इस इवेंट पर 2 ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने पाकर एक इतिहास रचना की है। शी इज द फर्स्ट प्लेयर टू अचीव दिस distinction, and I believe this is the way she has started her career in a global perspective, and I believe in the near future she is going to bring many more medals for the country, no doubt about it. She has ability, potential, and she has vision, and also she has her dedication, devotion, and commitment and hard work. And I believe with that great, sense of sincerity and commitment, Manu ji will always shine again and again, and country will always feel proud of her. बिहार में इन दिनों मानसून सीजन 2 चल रहा है। पूरे प्रदेश में कम या अधिक बारिश हो रही है। आज भी राज्य के सभी जिलों में हल्की या मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई गई है।
मौसम विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार आज राज्य भर में मानसून सक्रिय रहेगा, जिससे बारिश की संभावना है। बताया जा रहा है कि दक्षिण बिहार में ज्यादा सक्रिय वर्षा होने की संभावना है। खासकर दक्षिण बिहार के पश्चिमी इलाकों में अधिक वर्षा का पूर्वानुमान है। राज्य के कई जिलों में खतरनाक टनका गिरने की चेतावनी भी दी गई है। शुक्रवार को बिहार मौसम विभाग की ओर से फोरकास्ट जारी किया गया। उसके मुताबिक आज शुक्रवार को 3 जिलों में वज्रपात के साथ भारी वर्षा की चेतावनी दी गई। न इन जिलों में केवल कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद भी शामिल है। कहा गया कि इन जिलों में कई स्थानों पर बारिश के साथ वज्रपात होगा। इसके अलावा कहा गया कि जहानाबाद, पटना, नालंदा में कुछ जगहों पर वज्रपात के साथ मध्यम स्तर की वर्षा की चेतावनी दी गई है। वहीं बताया गया कि उत्तर भारत में आज मानसून सक्रिय तो रहेगा, पर अपेक्षाकृत कुछ कमजोर होने के आसार मिल रहे हैं। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।